नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 23 नवंबर आज नतीजों का दिन। महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव और इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव। लेकिन कांग्रेस के लिए ये दिन बहुत अपेक्षित नहीं रहा। खास तरीके से महाराष्ट्र में जो उसे उम्मीद थी कड़ा मुकाबला होगा और वो सत्ता में वापसी करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत बड़े बहुमत की ओर जो एनडीए का गठबंधन है वो 200 सीटों से ज़्यादा, जो 288 विधानसभा सीटें हैं उसमें पाने जा रहा है। और एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन की जो हालत है वो तकरीबन हाफ सेंचुरी के आसपास है। अलबत्ता झारखंड में ज़रूर संतोष की बात इंडिया गठबंधन के लिए रही है कि वो सत्ता को बचाए रखने में फिर कामयाब हुई है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, दो लगातार विधानसभा सीट के जो पिछले उपचुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, उसमें जीत के बाद आज कांग्रेस का जीत का सिलसिला थमा है और बीजेपी ने केदारनाथ सीट पर शानदार वापसी की है, यानी कि सीट को बरकरार रखा है। कांग्रेस इन नतीजों को किस तरह से देखती है आने वाले समय में, तो क्या परिणाम इसके रहेंगे, इनको जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा साहब से बात करते हैं। कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी महाराष्ट्र से, 288 सीटें वहाँ थी और कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, इन तीनों दलों का जो गठबंधन था इंडिया का वो बुरी तरह से परास्त हुआ है। हार ही नहीं मिली है बल्कि बेहद शर्मनाक हार है। देखिए, वैसे तो आप कहेंगे चुनाव परिणाम के रूसी से यथास्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र उनकी सरकार थी, वो वहाँ अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। झारखंड में हम अपनी स्थिति को बचाने के साथ साथ थोड़ा सा और मजबूत करने की स्थिति में रहे हैं। केदारनाथ में वो कामयाब है। ये सारे चुनाव परिणाम आ रहे हैं तो हमारे लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि क्या कारण है। वैसे महाराष्ट्र के अंदर हम में लीडिंग प्लेयर नहीं थे, हम एक तीसरी भूमिका में थे। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने संगठन को भी मजबूत करें, क्योंकि वहाँ जो भी है बीजेपी से और कांग्रेस के साथ शिवसेना का जो एक दो अलग अलग ग्रुप हैं। तो भारतीय राजनीति में जिस तरह का पोलराइजेशन का माहौल है इस समय इस देश के अंदर, इस पोलराइजेशन के दौर में हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड बहुत क्लियर जैसा लगे, तो वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर रिजल्ट जो भी है, लेकिन कांग्रेस को इस बात पर आना पड़ेगा कि हमको अपने पाँव में अपने वैचारिक धरातल पर खड़े होकर के आगे के राह को तैयार करनी पड़ेगी। इस समय जो बीजेपी का जो बढ़त दिख रही है, जीत दिख रही है, उसको आप सब देख रहे हैं कि इस चुनाव से कुछ ही समय पहले कि पुरानी सरकार में किसी पार्टियों में तोड़फोड़ करने के लिए अडानी खुद महाराष्ट्र में सरकार बने कैसे, उसमें हासिल हो रहे। और आज जो पैसे का तंत्र है, मैंने केदारनाथ में भी देखा है, पिछले 3-4 महीनों से मंत्रियों को एक उपचुनाव में सरकार के द्वारा बैठा दिया गया। केदारनाथ विधानसभा की स्थिति ये है कि आप एक तरफ प्रोजेक्ट करें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम यात्रा की सड़कें ऐसी चमचमाती हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में 3-4 दिन मैं खुद रहा कि जो स्टेक होल्डर हैं वहाँ का मतदाता है, उसकी इंटरनल अगर ग्रामीण सड़कों को देंगे, कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे हैं, ऐसी बदहाल स्थिति अभी तक मैंने उत्तराखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में गया, वैसी स्थिति मैंने नहीं देखी। चुनाव के इस मेला में हमको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन ये एक दुखद पील है कि उत्तराखंड को मोदी सरकार, भाजपा सरकार एक नया गुजरात मॉडल डेवलप करना चाहती है। यहाँ रोज़गार पर मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं हो रही। हमारे मुख्यमंत्री की इस विधानसभा क्षेत्र में अगर राज्य की स्थिति देखूं तो सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं आज तक उसमें किसको सजा हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं मिली, बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो, यहाँ पर एक दलित महिला की हत्या हो, अन्य तो मामले हैं, किसी पर भी दोषियों को
इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माँ बहनों के पाँव पढ़ने की सारी नौटंकियाँ करते रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं थम नहीं रही हैं। रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री जब पहला अपना कार्यकाल कर रहे थे 2-3 बहनों का 22,000 पद उन्होंने कहा था खाली पड़े हैं, अभी उन पर इन 2.5-3 साल हो चुके हैं, भर्तियाँ नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बदहाल है। पिछले 2-3 सालों में इस राज्य के अंदर रेगुलर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है, काम चलाओ नियुक्तियाँ हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। लेकिन राज्य कहाँ की ओर जा रहा है कि कहाँ वो लफ्जियात थूक जीवात अवैध मस्जिद के नाम से फिर एक पोलराइजेशन कर रहे हैं और उससे खुद हमको उत्तराखंड को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने और भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और आपने कहा कि उत्तराखंड में गुजरात मॉडल को लाया जा रहा है। तो जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हो रही है उसके नस्बत कांग्रेस जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी टेरिटोरियल आर्मी की जो पिथौरागढ़ में भर्ती हुई उसमें जो हाहाकार मचा पूरे देश ने देखा, भारी भीड़, तो ये भीड़ बेरोजगारी की गंभीरता इस कदर है और उसको विपक्ष क्यों नहीं जनता के बीच ले जा रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव को, उससे पूर्व लोकसभा चुनाव को कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष संसद में राहुल गांधी ने मेन फोकस ही इन मुद्दों है कि इस देश की बेरोजगारी का सवाल इस समय सबसे बड़ा सवाल। 30 लाख से अधिक पद केंद्रीय सरकारों में और राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं, सरकार उस पर कोई काम नहीं है। आर्मी की जो अभी आपने पिथौरागढ़ की बात की, हार्डली 150-200 की भर्ती में टूट पड़े सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हमारे बगल के राज्य से लेकर बिहार तक के मैंने सुना तो वहाँ पर नौजवान आए, भर्तियाँ 160-65 की थी, जबकि एक समय आर्मी में हर साल 80,000 पदों की रिक्तियाँ होती और भर्तियाँ होती। बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है और इसको कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे पर, महाराष्ट्र में भी हमने ये सवाल कहा, हमने प्रदेश में भी ये सवाल उठाया है। लेकिन इस देश की जनता को भी समझना है कि बीजेपी इन सवालों से जैसी भागना चाहती है वो दूसरे मुद्दे एजेंडे को खड़ा कर दे रही है। कहीं पर बटेंगे और कटेंगे। आप सरकार में हैं, बांट आप रहे हैं, आप कह रहे हैं कि घुसपैठियाँ आने झारखंड में, आप देश के गृह मंत्री हैं और पिछले 10 सालों से आप सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है और झारखंड तो बहुत अंदर का राज्य है, उसकी कोई सीमा में भी नहीं है। अगर घुसपैठियाँ आ रही हैं इस देश के अंदर तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप नारे देते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप अपने ही क्षेत्र में क्या बटेंगे और खटेंगे का नारा देते हैं। आप अपने ही राज्य में जो लोग विभिन्न आस्थाओं के केंद्र हैं, अगर हमारे लोग देश के विभिन्न रोजगार के लिए जा रहे हैं तो क्या वो अपने इस देवताओं की पूजा करना बंद कर देंगे? हमारे लोग दूसरे राज्यों को लोग छठ के लोग में यहाँ पर छठ पूजा बंद कर देंगे? क्या छोटे मोटे कामों में जो मुस्लिम फेथ को रहने वाले टनकपुर में आ रहे हैं, चंपावत में आ रहे हैं, जोशीमठ में जा रहे हैं, क्या वो अपनी ईद की नमाज बंद कर देंगे? लेकिन आप इन सवालों को उलझा करके इस देश का और मेरे धर्म का, मेरे नाम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर हमको बचना पड़ेगा और लगातार कांग्रेस सवाल को उठा रही है कि बीजेपी के इस एजेंडे को समझना पड़ेगा कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन मुद्दों को इसलिए प्रयोग कर रही है कि आप महंगाई के सवाल पर, आप बेरोजगारी के सवाल पर, आप करप्शन के सवाल पर पूरी तरह फिरे रहें। आप सरकार से न पूछें, न धामी से पूछें कि स्कूल तो बंद है, डॉक्टर नहीं है, आपने एक शराब की दुकान की जगह उसको एक दूसरी आउटलेट भी फ्री में दे दी। 2 दिन से एक मसला राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अदानी का जो सोलर ग्रीन एनर्जी का अनियमितता का मामला, ब्राइबरी का मामला, जो आरोप लग रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई, तो उसमें जो 5 राज्यों का नाम आ रहा है तो उसमें एक राज्य सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित था उस समय जिस ड्यूरेशन में रिश्वत दी गई। इसके अलावा जो 2 अन्य राज्य खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश गैर भाजपाई था, उड़ीसा भी गैर भाजपाई था। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए ही लगे हों, वो सभी दल यानी कि बीजेपी की
मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो आरोप परोक्ष में कहीं ना कहीं राजनीति में मुख्य धारा में जुड़े हुए अन्य दलों की जो सरकारें हैं उन सब जगह भी लगते हैं। तो कैसे जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने कैसे आनी चाहिए, भ्रष्टाचार का जो मकड़ जाल है इस शीर्ष स्तर पर इसको कैसे इस पर वार किया जा सकता है? वो तो साफ हमारे नेता राहुल गांधी ने इसी तो मांगी कि भ्रष्टाचार किसी का भी हो। आप कह रहे हैं कि 4 राज्यों में वहाँ थी, वहाँ प्रतिपक्षी सरकार थी, कई कांग्रेस है। भाई जांच करो और उनको सजा दो। कौन अधिकारी है जिसने पैसे दिए? अगर राजनीतिक नेतृत्व शामिल है वो कौन है, उनको एक्सपोज कीजिए। बिना जांच के तो मामले के नहीं आएगी। एक तरफ आदमी सस्ती बिजली की मांग कर रहा है, हम विभिन्न पार्टियां लोगों को कह रहे कि हम 100 यूनिट 200 500 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, लेकिन जो आर्टिफिशियल ढंग से बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं आखिर बिना जांच के तो उनकी दुनिया। तो यही तो कांग्रेस ने मांग की है, यही तो राहुल गांधी ने मांग की है कि जो अमेरिका के अंदर वहाँ की सरकार, जो काम भारत की सरकार को करना चाहिए, आरोप यही तो है कि अडानी और उसकी कंपनी विभिन्न राज्य सरकारों को जो बिजली बेची है, क्योंकि तमाम सरकारों जो राज्य सरकारों ने उन दरों पे बिजली खरीदना मना कर दिया था, वो ज़्यादा दाम के थे। इन 4-5 राज्यों में अधिकारी को या अन्य को पैसा दे करके, घूस दे कर के बिजली बेची गई है। वो कौन दोषी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई तभी संभव होगी जब अडानी की गिरफ्तारी होगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार हो, किसकी सरकार हो। जो इंक्वायरी अमेरिका के अंदर हुई, अमेरिका का तो लॉ है कि आपने वहाँ से 25,000 करोड़ रुपए जमा किए और उसी पैसे का 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया घूस में दे दिया, वो उनके कानून से गलत है। जब उस कानून में कोई हिडनबर्ग की रिपोर्ट ये नहीं है, ये तो वहाँ का कानून ही है। वहाँ की न्यायालय में चार्जशीट दायर भी है, गिरफ्तारी वारंट जारी भी है। वहाँ की सरकार अपने इन्वेस्टर के पैसे का दुरुपयोग न हो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। और मोदी सरकार, भारत की सरकार, जहाँ पर घूस देके उसके अधिकारियों को या राजनेताओं को गलत ढंग से पैसा दे करके जनता को महंगी बिजली खरीदने के लिए बात किया, वो सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही है? इसीलिए हमारा कहना है, क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि अडानी और मोदी के बीच जो लगातार पिछले वर्षों से कांग्रेस और प्रतिपक्ष ये आरोप लगा कि ये गठबंधन है, ये एक दूसरे को बचा रहे हैं, इसलिए अडानी के गठबंधन नहीं होगा। जबकि आपका नारा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर रोक लगाऊंगा। और यही मांग हम कर रहे हैं। सरकार आपकी है, केंद्रीय संस्था आपकी है, जिस एजेंसी से बिजली प्रोडक्शन का आपका अडानी का समझा वो ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन, वो भारत सरकार की कंपनी है। उस भारत सरकार की कंपनी ने विभिन्न राज्यों को बिजली बेची है और उस बिजली के दामों में करप्शन की बुआई, इसकी जांच कौन कर सकती है? हमारी भारत सरकार एजेंसी क्यों नहीं आज CBI और ED वहाँ दिखती है इतनी बड़ी रिपोर्ट के बाद? इसका मतलब है कि भारत की सरकार करप्ट लोगों को बचा रही है। और ये खतरा इसलिए है कि इसकी वजह से वो तमाम तरह के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है उनकी पारदर्शिता, उनकी निष्पक्षता पर भी संदेह उठ रहे हैं। क्योंकि कीनिया की सरकार अमेरिका अंदर कार्रवाई करने के बाद बड़े जो अडानी के बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो भारत सरकार बताए तो कार्रवाई करना और जांच करना भारत सरकार का काम है, और यही मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। 25 नवंबर से परसों से संसद का सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी क्या अडानी प्रकरण? बिल्कुल। राहुल गांधी जी अपने प्रेस के माध्यम से है कि पार्लियामेंट के अंदर ये बड़ा मुद्दा हम मांग करेंगे। हम मालूम है कि मोदी क्या कहते हैं, अपने मित्र की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि इस देश की जनता के एसेट का सवाल है कि इस देश के अंदर जो हमारा कॉरपोरेट कल्चर है, भाई इतना बड़ा कॉरपोरेट हमारा समूह है, वो इसी का दायित्व है देश के अंदर रोजगार पैदा करना है। अगर उनके अंदर वहाँ फेयरनेस नहीं होगी, वहाँ पारदर्शिता नहीं होगी, तो दूसरे समूह कहाँ से आएंगे? तो ये देश की इकोनॉमी के लिए
देश के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस देश के रोजगार क्रिएशन के भी जरूरी है कि इस तरह के कॉर्पोरेट जगह जो भ्रष्ट हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनको सजा मिले। और जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है उसके आधार पर पहली शर्त ये है कि अडानी समूह की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि अडानी के और उनके 6 लोगों के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार वारंट तो जारी हो ही चुका है। आप अपनी जांच क्यों नहीं कर रहे? उससे जांच से क्यों करें? ये कांग्रेस और प्रतिपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर पार्लियामेंट में हम दोनों जगह उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बेशक मायूसी मिली हो, इंडिया गठबंधन को मायूसी मिली हो, लेकिन 25 नवंबर से जो पार्लियामेंट का सेशन, जो विंटर सेशन शुरू होगा, उसमें मौसमी ठंडक पर राजनीतिक गर्मी हावी रहेगी। अडानी पर बराबरी के जो केसेस, जो आरोप लगे हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, उस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से लेकर गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं और इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक की जो लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। और जो विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड में हुआ है, जो उपचुनाव अन्य राज्यों में हुए हैं, उनके चाहे जो भी नतीजे हुए हैं, 2025 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव जनवरी-फरवरी में होगा, कांग्रेस को उम्मीद है कि वो नए सिरे से, नए ताकत से संगठन को मजबूत करके ज़मीनी मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाकर अपनी वापसी करेगी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी स्थिति दिल्ली में रही थी, उसको बेहतर करने में वो जरूर सफल रहेंगे।